हेलो स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पिछली बार जो मैंने लेक्चर दिए थे वो हाइड्रोजन पर थे। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। बच्चों, अभी जितने भी चैप्टर चल रहे हैं ये हमारे 11th के चल रहे हैं और उम्मीद है कि आप नीट और जी की तैयारी इन लेक्चर से बहुत अच्छे से कर पाओगे। देखिए बच्चों, एस ब्लॉक एलिमेंट्स या हाइड्रोजन हुआ, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक का स्टडी करते हैं। तो बच्चों, इसी में आज हम चलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ। तो सबसे पहले हम प्रीवियस नॉलेज लेते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं। तो बच्चों, आपको पता है कि आपकी पीरियडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। ये 118 एलिमेंट्स जब स्टडी किए गए तो आपने एक चैप्टर पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, 11th के शुरुआत में ही है, जिसमें 118 एलिमेंट्स को एक पीरियडिक टेबल में रखा गया और बाद में उस पीरियडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया जिनके नाम थे एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक। उन 4 ब्लॉक में से आज हम एक ब्लॉक की स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम है एस ब्लॉक। वाई आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि ये एलिमेंट्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहलाते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। द एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द एस सबशेल आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में या एस ऑर्बिटल में जाता है उसे हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं लिथियम का, तो एटॉमिक नंबर लिथियम का है 3। इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s1। तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो इसका थर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका 1, 2 और ये है इसका तीसरा इलेक्ट्रॉन। तो जो इसका तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो एस सबशेल में गया है, इसलिए ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। क्लियर? एस ब्लॉक एलिमेंट की आपको डेफिनेशन अच्छे से याद हो गई। अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि एस ब्लॉक में आते हैं बच्चों 2 ग्रुप। एक आता है ग्रुप 1 और एक आता है ग्रुप 2। टोटल हमारी पीरियडिक टेबल में 18 ग्रुप हैं, जिनमें से 1 और 2 ग्रुप हमारे एस ब्लॉक में आते हैं। 3 से लेके हमारे 12 तक ग्रुप डी में आते हैं। 13 से 18 तक हमारा आता है पी ब्लॉक, और जो हमारे डी ब्लॉक के अंदर ही थर्ड ग्रुप में एलिमेंट है उन्हें हम अलग से स्टडी करते हैं और कहलाते हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एस ब्लॉक। तो हम बात करते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की। ग्रुप 1 जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। इन्हें याद करने का आपको एक लर्निंग मेमोरी एड दे रहे हैं, लीना की रुबीना से फ्रेंडशिप। आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। दीज ऑल एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। इन सबको हम कलेक्टिवली एल्कली मेटल्स कहते हैं। क्वेश्चन आता है वाई दे आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। हम इन्हें एल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। क्या बोला मैंने? कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनके ऑक्साइड ले लें, जैसे Li2O, Na2O, K2O एंड सो ऑन, या इनके हाइड्रोक्साइड ले लें, LiOH, NaOH एंड सो ऑन। इनके ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स ऑल आर बेस, यानी ऑल आर बेसिक इन नेचर। अब बात करते हैं इनके अक्रेंस की, यानी कि और दूसरे ग्रुप पर चलते हैं हम। तो ग्रुप 2 है जिसे हम बोल रहे हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। इसमें आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इसे याद करेंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे। ये जो एलिमेंट है ये हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल है, क्योंकि ऑल आर मेटल्स और सारे के सारे एलिमेंट जो हैं ये हमारे नेचर में अर्थ क्रस्ट के अंदर हैं, इसलिए, और नेचर में एल्कली है इसलिए इनका नाम रखा गया है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सबसे पहले आज हम ग्रुप 1 पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रुप 1 को हम एल्कली मेटल्स बोल रहे हैं। अब सबसे पहले पढ़ते हैं इनकी अकरेंस। तो बच्चों,
अकरेंस के मामले में देखें, दीज एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव। जितने भी एलिमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। सो दे आर नॉट प्रेजेंट इन फ्री स्टेट, दे ऑल आर प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट। ये सारे के सारे एलिमेंट कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, फ्री स्टेट में एक भी नहीं मिलता। ये मिलते हैं हैलाइड्स की फॉर्म में, ऑक्साइड्स की फॉर्म में, कार्बोनेट्स की फॉर्म में, सल्फेट्स की फॉर्म में, एंड बहुत सारे इनके कंपाउंड्स हैं जो पता है, फॉस्फेट भी हैं इनके। मेनली इनके जो सबसे ज़्यादा हैं वो हैलाइड और ऑक्साइड इनके बहुत ज़्यादा हैं। ये बात हो गई इनकी अकरेंस की। अब बात करते हैं इनके नाम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। जिसमें से जो फ्रेंशियम है इट इज़ रेडियो एक्टिव। फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है, बाकी सब नॉर्मल है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हम स्टडी नहीं करते हैं। अब इनका एटॉमिक नंबर लेते हैं। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। इन्हें हम मैजिक नंबर से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? मैजिक नंबर से कैसे निकालेंगे? 3 में हम देखिए जो हमारे ग्रुप हैं वो हैं 7 ग्रुप। टोटल ग्रुप्स कितने हैं? 7 ग्रुप हैं। 7 ग्रुप में हमारे जो एलिमेंट्स का नंबर है वो है 2, 8, 8, 18, 18, 32 इनकम्प्लीट। तो अगर हम इनका एटॉमिक नंबर याद करना चाहें तो जैसे सबसे ऊपर यहाँ पर हाइड्रोजन मिलता है, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद है लिथियम। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 याद कर लें तो 1 में हमें 2 जोड़ना है तो हो जाता है 3। 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 8 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 18 जोड़ेंगे तो बनता है 37, 37 में 18 जोड़ेंगे तो बनता है 55, और 55 में 32 जोड़ेंगे तो बनता है बच्चों 87। तो ये कहलाते हैं इनके बच्चों मैजिक नंबर। तो मैजिक नंबर से हम क्या याद कर सकते हैं? हम इन सब के एटॉमिक नंबर याद कर सकते हैं। जब हमें एटॉमिक नंबर याद हो जाते हैं तो हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1। फिर इसके बाद आता है सोडियम 11 1s2 2s2 2p6 3s1। फिर आता है पोटेशियम 19 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। फिर हम करते हैं रुबिडियम का 37 का। तो करते करते एंड में आता है 5s1, फिर आता है अगले वाले का 6s1 और लास्ट वाले का आता है 7s1। यानी कि हमारे 7 पीरियड पूरे हो गए। ये सेकंड देखिए यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, फिफ्थ में है, सिक्स्थ में है, सेवन्थ में है। तो ये जो नंबर होता है ये हमें क्या समझाता है? ये हमें ग्रुप नंबर समझाता है। अगर हम इन सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हम क्या देख रहे हैं? हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है और वो चीज़ है कि जो सारे एलिमेंट हैं उन सब के लास्ट में हर एक में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं और सभी का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस सब शेल में गया है, इसलिए ये सभी के सभी एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो इनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन हुआ वो हुआ NS1 से 2, यानी कि S में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और अगर हम ग्रुप 1 की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना NS1, जहाँ N बराबर आपका 2 to 7 है, यानी कि N जो है लास्ट का वो 2 से लेके 7 तक कुछ भी हो सकता है। तो आइए अब हम पढ़ेंगे S ब्लॉक की फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए बच्चों, अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक साइज या रेडियस। बेटा आपने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में पीरियडिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वहाँ सारी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से पढ़ी थी। तो वही शुरुआत, वही रिवीजन हमारा चलेगा, जिसमें सबसे पहले हमारा चलेगा रेडियस। व्हाट इज रेडियस? व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? बेटा जो एटम का न्यूक्लियस है उससे आउटर मोस्ट शेल तक की जो डिस्टेंस है उसे ही हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। हमें मालूम है कि एटम हमारा स्फेरिकल होता है, तो न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक की इस डिस्टेंस को क्या बोल दिया हमने? रेडियस। अब रेडियस जो है वो मेनली हमारा 2 बातों पर डिपेंड करता है। एक तो करता है ये नंबर ऑफ शेल्स पर।
और दूसरा करता है ये न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड। व्हाट इज नंबर ऑफ शेल? देखिए लिथियम का डायग्राम बनाते हैं तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1, यानी कि यहाँ पर हमारे 2 शेल हैं, 1 2। सोडियम में बात करेंगे तो 3, उसके अगला 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे शेल बढ़ेंगे वैसे वैसे साइज यानी कि रेडियस भी बढ़ेगा। दूसरा होता है न्यूक्लियर चार्ज, यानी न्यूक्लियर चार्ज क्या है? न्यूक्लियस द्वारा लगाया गया चार्ज। न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव। तो ये जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, इसे ही हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। जितना न्यूक्लियस ज़्यादा खींचेगा वो बन जाएगा न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है कि वो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने के बावजूद भी अपना कितना इफेक्ट डाल पाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मदर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, लेकिन अगर वो शो नहीं कर पा रही हैं तो वो इफेक्टिव नहीं है, और अगर वो शो कर पा रही हैं तो वो क्या हो जाएगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो बच्चों जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज है वो एटॉमिक नंबर के साथ साथ बढ़ता है। वाई? क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो अगर इस ग्रुप की बात करें तो हमारे पीरियडिक टेबल में ये ग्रुप सबसे पहले रखा है। सबसे पहले रखा होने का मतलब है, जैसे हम लिथियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम इसके बाद आता है 4, फिर बोरोन आता है 5, कार्बन आता है 6। इस तरह से एटॉमिक नंबर लगातार बढ़ता है। और मैंने अभी बताया आपको कि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि इनका न्यूक्लियर चार्ज कैसा है बच्चों? इनका न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम है, और न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से साइज क्या होता है बच्चों? उल्टा होता है, साइज हो जाता है ज़्यादा। अभी मैंने बताया कि जितने शेल्स ज़्यादा होंगे उतना ही साइज बड़ा होगा। ठीक है, जितने कमरे ज़्यादा होंगे उतना साइज घर का बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है न्यूक्लियर चार्ज की, तो न्यूक्लियर चार्ज माने इलेक्ट्रॉन को खींचना, और जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ खींचेगा उतना उसकी डिस्टेंस कम होती चली जाएगी। तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा तो साइज छोटा, यानी कि नंबर ऑफ शेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। तो इस हिसाब से इनका न्यूक्लियर चार्ज क्या है बच्चों? बहुत ही कम है। तो इनका साइज कैसा होता है याद रखेंगे, ग्रुप 1 जो होता है इनका साइज हाईएस्ट होता है, यानी कि अपनी लाइन में अपने पीरियड में फर्स्ट ग्रुप का साइज हाईएस्ट है। ऊपर से नीचे चलें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम ऐसे चलते रहे तो हम देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर बढ़ने पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, और जितने शेल्स बढ़ जाएंगे उतना साइज ज़्यादा हो जाएगा। तो इस हिसाब से क्या हुआ, ऊपर से नीचे चलने पर साइज इंक्रीज हो जाता है। तो आपको क्या लाइन याद हुई? आपको एक लाइन ये याद हुई कि इनका साइज जो होता है अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज़्यादा होता है, और ऊपर से नीचे चलने पर साइज क्या होता है? साइज बढ़ता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है आयोनिक साइज, और आयोनिक साइज को भी आप बहुत अच्छे से पहले पढ़ चुके हैं। बताएंगे मुझे व्हाट इज आयोनिक रेडियस? आयोनिक रेडियस क्या है? आयोनिक रेडियस माने आयन का रेडियस। सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है। आपने इससे एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ये हो गया Na पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं आयनिक साइज। बेटा यहाँ पर क्लियर है कि यहाँ 3 शेल हैं और यहाँ 2 शेल हैं, तो जैसे ही शेल कम हुआ तो साइज छोटा हो गया। लेकिन नहीं, हम कारण दूसरा ढूंढते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका एटॉमिक नंबर भी 11 है। 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन, तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, जबकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कम हो गया है। देखिए, इसको ऐसे याद करिए कि आप 5 भाई बहन हैं, तो आपकी मदर आपको प्यार करती है, पांचों को ही प्यार करती हैं, ये नहीं कह सकते किसको ज़्यादा प्यार करती हैं। लेकिन आपका एक भाई बाहर पढ़ने चला गया तो घर में 4 की संख्या रह गई, तो अब मम्मी का जो ध्यान होगा वो 5 की बजाय किस में जाएगा? 4 में। और यदि एक और बच्चा बाहर पढ़ने चला गया तो किस में बढ़ जाएगा? 3 में। यानी याद रखिए, घर में जैसे जैसे आपके भाई बहन शादी होकर या पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं तो क्या होता है कि आपकी तरफ आपकी मदर का ध्यान ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर भी यही काम चलता है। हमारी जो न्यूक्लियस है वो मदर है और इलेक्ट्रॉन उसके एक तरीके से बच्चे हैं।
तो यहाँ पर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होगा वैसे वैसे न्यूक्लियस का लगाव उसकी तरफ और ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से जब न्यूक्लियस उसे ज़्यादा खींचेगा तो उसका साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो हमेशा क्या याद रखेंगे कि जो कैटाइन होता है वो अपने पेरेंट एटम से हमेशा छोटा होता है। ध्यान रखेंगे, याद करेंगे, कैटाइन इज स्मॉलर ऑलवेज देन पेरेंट एटम। ठीक है, अब चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। तीसरी प्रॉपर्टी है बच्चों इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? पढ़ा था ये भी कि किसी आइसोलेटेड एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। क्या याद हुआ? द एनर्जी, बोलिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव an electron from a gaseous isolated atom is known as ionization energy और ionization enthalpy। यानी किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम है 281, आपने उससे एक इलेक्ट्रॉन मांगा तो बदले में उसे क्या दी? बदले में उसे एनर्जी दी, ठीक है। अगर कोई भिखारी है और उसे भीख मांगनी है तो वो बदले में क्या देगा? वो बदले में दुआएं देगा, यानी कि बिना मांगे तो कुछ मिलता ही नहीं है। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, जी की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आपको मेहनत करनी है। मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, यानी कि बिना लेन देन के तो प्रकृति चलती ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ? सोडियम को एनर्जी मिली और सोडियम ने उसे दिया एक इलेक्ट्रॉन। इसे कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। बच्चों यहाँ पर डिटेल तो नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट में चलेंगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी बस याद कर लीजिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज़ के। बस इतना सा पॉइंट याद कर लीजिए, ज़्यादा याद कराने की हमें ज़रूरत नहीं है। बाकी तो 5 फैक्टर पे डिपेंड करती है। ये हमने सेकंड चैप्टर में बहुत प्यार से पढ़ा था। अभी हमने कहा था कि हमारा ग्रुप 1 चल रहा है और ग्रुप 1 के एलिमेंट साइज़ में कैसे हैं? सबसे बड़े, बताया था अभी, ये सबसे बड़े हैं साइज़ में। तो साइज़ अगर बड़ा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कैसी हो गई इनकी? फर्स्ट ग्रुप की। तो बच्चों याद करेंगे ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही कम होती है। क्यों कम होती है? कि इनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, वो भी बड़ा लूजली पैक्ड है क्योंकि साइज़ में बड़े हैं, तो आराम से कोई भी इलेक्ट्रॉन ले जाता है। अब पढ़ते हैं ऊपर से नीचे। तो बच्चों ऊपर से नीचे चलने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है, ठीक है। क्या होती है? घटती है। आयनाइजेशन एनर्जी क्यों घट रही है? क्योंकि ऊपर से नीचे चलने पर साइज़ बढ़ रहा है। अगर लिथियम से बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम लें, तो सीजियम का साइज़ बहुत बड़ा है, तो उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से निकल जाएगा। तो इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम है। और यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत अच्छा दिखाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? कि लाइट पड़ने पर कोई भी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करना शुरू कर दे, ठीक है। तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी समझ में आ गई। अब आती है बात इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? सोडियम के पास हमारे 11 इलेक्ट्रॉन हैं, तो आपने उससे एक इलेक्ट्रॉन लिया तो उसे दी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, और उसने दिया एक इलेक्ट्रॉन और वो बन गया 28। क्लियर? अब उस 28 से आपने कहा कि हम आयनाइजेशन एनर्जी 2 देंगे, तुम ऐसे करो एक इलेक्ट्रॉन और दे दो, तो तुम रह जाओगे 27। तो उसने क्या कहा कि भाई अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो मैं तो स्टेबल नहीं रहूँगा। इलेक्ट्रॉन देना और लेना सिर्फ स्टेबिलिटी लेने के लिए होता है। तो यहाँ पर इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड बहुत 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 ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ले चुका होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम है, लेकिन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसकी नंबर 4, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इसे हम मेटालिक कैरेक्टर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मेटालिक
कैरेक्टर्स। अगर आप अपनी पीरियडिक टेबल देखेंगे तो लेफ्ट साइड के जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑल आर मेटल्स, और राइट साइड के जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑल आर नॉन मेटल्स। ठीक है, लेकिन उसमें सारे नॉन मेटल्स भी नहीं है, कुछ मेटल्स भी हैं। तो मेटल्स जो हैं वो मेनली लेफ्ट साइड पर हैं। बात करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की, तो अभी आपको समझ में आ ही रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी माने जो नेचर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। हमें मालूम है कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। मेटल्स कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं? 1, 2 और 3। यहाँ पर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हैं हम बच्चों? हम पढ़ रहे हैं फिलहाल ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 में हमारा एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से निकल जाता है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मैक्सिमम है, यानी कि पूरी पीरियडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव यही ग्रुप है, और इसीलिए सबसे ज़्यादा मेटलिक भी यही ग्रुप है। याद हो गया कैसे है इस ग्रुप के एलिमेंट? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मोस्ट मेटलिक कैरेक्टर, और ऊपर से नीचे चलने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती चली जाती है, इंक्रीज होती है। मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन लूज करना। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे चलते हैं इलेक्ट्रॉन का रिमूवल बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि साइज बढ़ता जाता है। जितना इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा उतना ही एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाएगा, उतना ही मेटलिक बन जाएगा। इसका मतलब है लिथियम से ज़्यादा मेटलिक कौन है? सीजियम है। तो ये बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी थी? नंबर 4। अब पढ़ते हैं बच्चों नंबर 5th प्रॉपर्टी। 5th प्रॉपर्टी है इसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स पर। कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हैं? ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी कितने हैं? नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी कितने हैं? 1। अब किसी के पास एक बॉन्ड है, किसी के पास 2 बॉन्ड है, किसी के पास 3 बॉन्ड है, और किसी के पास 4 बॉन्ड है। आपके पास एक पेंसिल है, आपके पास 2 पेंसिल हैं, आपके पास फिर 3 पेंसिल हैं, फिर 4 हैं, तो आप किसको तोड़ पाएंगे? आसानी से एक को। इसका मतलब है जितने बॉन्ड्स कम होते हैं उतनी उसमें मजबूती कम हो जाती है। तो हम बात करें ग्रुप 1 की, तो एक तो ये साइज़ में बड़े हैं, सबसे बड़े हैं साइज़ में, ऊपर से बॉन्ड भी एक है, तो इनकी टूटने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे हो जाते हैं? बहुत ही कम। और ऊपर से नीचे चलने पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होने लगते हैं? बढ़ने लगते हैं। इधर कम है तो इधर क्या हो जाते हैं? ये ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड बढ़ता चला जाता है। अब देखते हैं हम बच्चों 6th प्रॉपर्टी। अभी हम पढ़ रहे थे बच्चों मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, और मैंने बताया था कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नंबर ऑफ बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स इनमें कुल कितना है? 1 है, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है। और ऊपर से नीचे चलने पर वो क्या होते हैं बच्चों? ऊपर इधर चलने पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लगातार बढ़ते हैं, तो इधर चलने पर वो घटते चले जाते हैं। ठीक है, डिक्रीज होते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि लिथियम हार्डेस्ट है और सीजियम सॉफ्ट है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी हमने क्या ली है? सॉफ्टनेस। ठीक है, यानी हमें ध्यान रखना है कि ऊपर से नीचे चलने पर जो हमारा मेटल है उसका बॉन्ड बड़ा होने से वो जल्दी टूट रहा है, इसलिए लिथियम कैसा है बच्चों? हार्डेस्ट है, और सीजियम कैसा है? बहुत ही सॉफ्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट है इनकी +1। क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन देने का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट +1, और +1 के अलावा ये कोई भी और ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका डेंसिटी। आप सबको पता है बच्चों कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, पता है ना? यानी डेंसिटी हमारे 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है, मास पर भी और वॉल्यूम पर भी। मास माने एटॉमिक मास और वॉल्यूम माने उसका साइज। अगर हम बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका एटॉमिक नंबर है
3 और मास नंबर है 7, ये है 23, फिर ये है 39, यानी लगातार एटॉमिक मास क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है। ठीक है, जब एटॉमिक मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। तो ऊपर से नीचे चलने पर डेंसिटी क्या हो रही है बच्चों, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, यानी डेंसिटी बढ़ रही है। और इधर चलने पर भी इसमें क्या होता है बच्चों, डेंसिटी बढ़ती है। तो ये क्या कारण हुआ कि डेंसिटी दोनों तरफ बढ़ रही है। तो बच्चों वो क्या है कि डेंसिटी दोनों फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, लेकिन जो डोमिनेट करेगा यहाँ पर मास जो है वो वॉल्यूम से डोमिनेट ज़्यादा करता है, इसलिए मास बढ़ने पर डेंसिटी बढ़ जाती है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि ऊपर से नीचे चलने पर डेंसिटी बढ़ रही है। आपने देखा है, आपने सुना है कि या लैब में देखा होगा आपने कि सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में डाल के रखते हैं। क्यों? क्योंकि सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। अभी बताया था ग्रुप 1 के एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो रिएक्टिव ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि वो ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वो पानी में या एयर से रिएक्शन कर जाते हैं, इसलिए उन्हें मिट्टी के तेल में डाल के रखा जाता है। फिर क्वेश्चन आता है इसमें कि लिथियम को मिट्टी के तेल में डाल के क्यों नहीं रखा जाता। तो बच्चों इसका आंसर है कि जब हम लिथियम को मिट्टी के तेल में डालते हैं तो लिथियम तैरने लगता है। क्यों तैरने लगता है? क्योंकि लिथियम की डेंसिटी बहुत ही कम है। मैंने क्या बताया, ऊपर से नीचे चलने पर डेंसिटी बढ़ रही है। तो लिथियम की डेंसिटी क्या हो गई बच्चों, लिथियम की डेंसिटी हो गई बहुत ही कम, और इसकी वजह से वो केरोसिन में तैरेगा, तो उसकी वजह से हम उसे पैराफिन वैक्स में रखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों हाइड्रेशन एनर्जी की तरफ। आपको पता है बच्चों हाइड्रेशन मीन्स होता है पानी से संबंधित, है ना, वाटर। तो बच्चों हाइड्रेशन एनर्जी है कि जब हम ये जो एलिमेंट हैं इनके आयंस को पानी में डालते हैं तो हाइड्रेटेड हो जाते हैं, और हाइड्रेटेड होने के बाद एनर्जी रिलीज करते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। इट मीन्स द एनर्जी रिलीज्ड बाय द आयंस ऑन एडिंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहाँ पर हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये आयंस हैं सारे। ठीक है, इन आयंस में सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसकी है, वाटर की है। देखिए सिंपल सा फंडा है, जो सबसे छोटा है वही मम्मी का सबसे प्यारा बच्चा है। तो लिथियम सबसे छोटा होने की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा रखता है, लेकिन यहाँ पर केमिस्ट्री है तो रीज़न ये नहीं बताएंगे। रीज़न कैसे बनेगा, लिथियम साइज में सबसे छोटा है। ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है जो कि पोलर है नेचर में, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव का अट्रैक्शन है। तो आपको पता है बच्चों कि जितना ज़्यादा छोटा साइज होता है उतना ही बॉन्ड मजबूत बनता है। लिथियम और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड कैसे बनेगा, छोटा, क्योंकि साइज लिथियम का छोटा है। बात करें सीजियम की, तो सीजियम बड़ा है तो सीजियम तो इधर पहुंच जाएगा लगभग। तो देखिए बॉन्ड कितना लंबा हो जाएगा, अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा। इसकी वजह से लिथियम पास होने की वजह से, बॉन्ड छोटा बनाने की वजह से, साइज में छोटा होने की वजह से लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो याद हो गया हाइड्रेशन एनर्जी। नेक्स्ट है हमारा कलरेशन टू द फ्लेम। इसका मतलब है जब हम इन एलिमेंट को एक फिलामेंट में जलाते हैं, प्लेटिनम के वायर के साथ जलाते हैं, तो ये कलर देते हैं। जैसे लिथियम का कलर क्रिम्सन रेड आ रहा है, सोडियम गोल्डन येलो जल रहा है, पोटेशियम पेल वायलेट कलर दे रहा है, रुबिडियम वायलेट कलर दे रहा है, और सीजियम ब्लू कलर दे रहा है, यानी कि इन्हें जलाने पर इनका ये कलर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये कलर क्यों देते हैं। अभी बताया बच्चों की इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो बहुत ही कम होती है। तो जो फ्लेम है, ठीक है, जो फ्लेम है उसकी जो एनर्जी है वो कम है, लेकिन कम होने के बावजूद भी वो इतनी काफ़ी है कि इनके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड कर सके। तो जब इनके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल में जाते हैं और वापस लौट कर आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के जाने और आने से क्या पैदा होता है बच्चों, कलर पैदा होता है। तो जाने पर वो एनर्जी लेते हैं और आने पर एनर्जी रिलीज़ करते हैं, और एनर्जी रिलीज़ करने पर हमारा विवग्योर 7 रंग हैं, और 7 रंग की अपनी अपनी एनर्जी है। तो वो जिस एनर्जी को छोड़ते हैं उसका वही कलर दिखाई देता है। जैसे लिथियम का कलर रेड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है, और आपको पता होना चाहिए बच्चों, रेड की एनर्जी सबसे कम होती है। और अगर हम यहाँ पर देखें वायलेट है तो वायलेट ब्लू है, इन सब की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लिथियम का साइज़ बहुत छोटा है।
तो वो एनर्जी एब्जॉर्व करता है ज़्यादा और रिलीज़ करता है कम, और कम एनर्जी रिलीज़ करेगा तो उसका कलर रेड दिखाई देगा। जबकि रुबिडियम सीजियम हमारे साइज़ में है बड़े, तो एनर्जी लेते हैं कम और छोड़ते हैं ज़्यादा। ठीक है, अब लास्ट में आते हैं हम एक टॉपिक पर जिसका नाम है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पढ़ते हैं बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारा मेटल का कोई टुकड़ा है, ठीक है, और ये रखा है, और ये ऐसे करके यहाँ से हमने इसे बैटरी से जोड़ रखा है। तो हम देखते हैं कि इस पर लाइट गिरती है तो इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तो क्या कहलाता है कि लाइट गिरने पर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन क्या कहलाता है बच्चों? लाइट गिरने पर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम क्या देखेंगे? तो बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या बताया कि जब मेटल पर कोई सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरती है तो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं, और यही मेटल्स जो होते हैं हमारा ग्रुप 1 बहुत अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। क्यों शो करता है बहुत अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। बच्चों इसमें याद करेंगे कि इसका एक्सेप्शन है लिथियम। लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए कोई भी लाइट की फ्रीक्वेंसी यानी कि कोई भी लाइट इस पर इतना एनर्जी नहीं दे पाती कि ये इलेक्ट्रॉन दे सके, और आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन देगा? सीजियम। तो सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी कैसी है बच्चों? सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम है, इसलिए वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे अच्छा शो करता है। तो ये एक एक मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं कि कौन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा और कौन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो बच्चों देखिए, हमने आज पूरी 11 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं एस ब्लॉक की। अगले लेक्चर में हम एस ब्लॉक की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप जब भी कोई आपको लेक्चर में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी है तो आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, मुझे बूस्टअप करने के लिए अच्छे कमेंट्स कर सकते हैं, या आपको जहाँ कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप कैसा भी कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप लेक्चर देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके बच्चों, थैंक यू, टेक केयर।